हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10 की मिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 12 है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से पहले लेक्चर में किए थे, उससे पहले एक्सरसाइज के एमसीक्यूज किए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो ये भी 8 क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आपने इसको यहाँ से समझना है और फिर नोट डाउन कर लेना, उसको याद कर लेना। चलते हैं जी हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल स्टेट के बारे में मैं काफी डिटेल से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर्स के दरमियान में भी। तो अगर आप वो लेक्चर देख लें एक बार स्टेट ऑफ मैटर वाला, तो आपको मजीद क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेट दिखती किस तरह है। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हमसे, तो हम बताते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेट्स लुक लाइक अ डेंस। डेंस मतलब एक जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, हार्डली फॉर्मेशन हो कुछ, ठीक है। फॉगी फ्लूइड, इस तरह का हमने देखा है कि फॉग को और स्मोक को हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, उस तरह का एक फ्लूइड होता है ये, ठीक है। दैट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस। इनकी प्रॉपर्टीज लिक्विड की भी होती है और गैसेस की भी होती है। ये भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज किस तरह की होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दी थी डीकैफिनेशन की लेक्चर के दौरान, तो उसको भी आप जेन में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट फिल्स इट कंटेनर लाइक गैस बट कैन डिजोल्व सब्सटेंस लाइक लिक्विड। तो कहता है कि इसको अगर हम फिल करना चाहें तो जिस तरह गैस को किसी सिलेंडर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर फिल अप करते हैं, उसी तरह हम इसको भी फिल अप कर सकते हैं। लेकिन ये उसके अंदर फिल तो हो जाएगी, लेकिन जो इसका सब्सटेंस है ना वो लिक्विड टाइप हमें नजर आएगा। द अपेयरेंस डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस, और ज्यादातर जो अपेयरेंस है ना वो डिपेंड करेगी कि सब्सटेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, हमने किस सब्सटेंस को मिलाया और फिर इससे सुपर क्रिटिकल स्टेट को बनाया, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है सब्सटेंस कौन सा था। बट इट ऑफन लुक्स लाइक अ क्लाउडी और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, लेकिन अमूमन जो है ना वो दिखती है क्लाउडी बादलों जैसी दिखती है, और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड एक ऐसा लिक्विड जिसका कोई कलर ना हो, ट्रांसपेरेंट यानी कि कलरलेस, इस तरह का फ्लूइड की फॉर्म में ये दिखती है। विद नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड एंड गैस फेज। तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये लिक्विड है या फिर ये गैस है। तो सुपर क्रिटिकल स्टेट इसी तरह की होती है, लिक्विड और गैस के इन बिटवीन एक स्टेट होती है, जिसमें हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते क्या ये स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड है या फिर स्टेट ऑफ मैटर गैस है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। अच्छा, जब मैंने स्टेट ऑफ मैटर वाला लेक्चर पढ़ाया था आपको, मैं उसी टाइम भी मैं आपको बता दिया था कि प्लाज्मा जो है वो एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर किस तरह बनता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होती है, वो जिस तरह ट्यूबलाइट्स होती है जिनके अंदर से रोशनी में नजर आ रही होती है, तो वो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है। एक नजर आप उसको देख लें, यहाँ पर ही देखें। ये एक ट्यूब बनी है, ग्लास की ट्यूब बनी हुई है, और इसके अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट सी जो लाइनिंग हुई हुई है, ठीक है। इस लाइनिंग को हम कहते हैं कि ये है फास्फोरस की कोटिंग। फास्फोरस कोटिंग ये लफ्ज हमारा इस्तेमाल में आने लगा है। ग्लास ट्यूब हमें पता होना चाहिए क्या है। और यहाँ पर मजीद जो चीज़ है, यहाँ पर देखें कि कौन सी गैस यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है। कहते हैं आर्गोन या फिर क्रिप्टॉन के एटम्स, यानी कि हमने ये वाली स्पेसिफिक गैस हमने इस्तेमाल की है। एक हम लिक्विड मरकरी, इसको भी देख लेते हैं। लिक्विड मरकरी भी इसके अंदर यूज हो सकता है। तो तकरीबन कंस्ट्रक्शन जो है ना वो इस तरह की है। 4 टर्मिनोलॉजीज मैंने जो मार्क किया ना, आपने इनको याद कर लेना। तो ये हमारे लिए जरूरी है, वो क्वेश्चन में हमारे ये काम आने लगी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्या तरीकेकार हैं कि प्लाज्मा को हम फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जनरेट करवा सकें। अब हम पढ़ते हैं। इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लाज्मा इज क्रिएटेड एज फॉलोस। तो फॉलोइंग तरीके हैं कि किस तरह प्लाज्मा जनरेट होगा। सबसे पहला स्टेप जो है ना वो हाई इलेक्ट्रिक करंट हमने फ्लो करवाना है। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। वहां पर हमने देखा था ना ये कैथोड और एनोड लगाए हुए हैं, फिगर के अंदर हमने देखा है। तो हमने इसके दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होने से क्या होना होगा, व्हेन द ट्यूब इज स्विच्ड ऑन, तो कहता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन कर देते हैं इसकी, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड पे हाई वोल्टेज सप्लाई आना शुरू हो जाती है। तो पहला स्टेप तो सिंपल है, हमने आपने इस तरह किया कि ना ट्यूब को ना अटैच कर दिया और इसके अंदर ना आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑन कर दी। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सिंपल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस। अब गैस का आयोनाइज होना, इसका मतलब क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना इसके अंदर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी गैस जैसे नोबल गैस हो जाएगी या मरकरी वेपर्स फॉर्म में हो जाएगी, इस तरह की गैस, इसको जब हम इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे तो ये क्या होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, जो सप्लाई में इलेक्ट्रॉन दिए थे ना हमने, वो हिट करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स को, जो कि ट्यूब के अंदर गैस अवेलेबल है, लेट्स से आर्गोन। तो उन पे हिट करेंगे और उनको हिट करने के बाद उन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स जब नॉकआउट होंगे तो इससे गैस जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट तक हमने ये बात समझ ली है। नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट इमिशन। अच्छा, अब क्या होगा, द प्लाज्मा एक्साइट्स मरकरी एटम्स व्हिच इमिट अल्ट्रावायलेट लाइट। अब जो आयनाइज हो गए थे ना गैस मॉलिक्यूल्स, अब वो प्लाज्मा जनरेट करवाएंगे, तो एक्चुअली वही प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा जो मरकरी एटम्स को एक्साइट करेगी, विच इमिट, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अल्ट्रावायलेट लाइट तो हमें नजर आती नहीं है,
तो हमें रोशनी कहाँ से फील होगी इसमें। अब रोशनी फील कराने के लिए एक और तरीका है, वो आगे लिखा हुआ है विजिबल लाइट प्रोडक्शन। तो विजिबल लाइट वो होती है जो कि हमें नजर आती है, अल्ट्रावायलेट हमें नजर नहीं आती। अब विजिबल लाइट किस तरह जनरेट होगी, कहता था यूवी लाइट स्ट्राइक द फास्फोरस कोटिंग। अभी हमने फिगर में देखा था फास्फोरस कोटिंग के बारे में, यहाँ देख लेते हैं दोबारा। ये देखें फास्फोरस कोटिंग हुई है, ये वाली भी और ये ऊपर वाली भी। ठीक है। अब वो कहता है कि द अल्ट्रावायलेट लाइट जो प्रोड्यूस हुई थी ऊपर वाले स्टेप में, वो स्ट्राइक करेगी फास्फोरस कोटिंग को इनसाइड द ट्यूब, जो कि ट्यूब के अंदर कोटिंग जिसकी कराई गई है। विच देन ग्लो, फिर उस पे से लाइट प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट, जो कि हमें लाइट नजर भी आएगी आगे से। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी कि वो बने होते हैं कार्बन से। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो दो ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है, बायोकेमिस्ट्री अलग ब्रांच है। लेक्चर नंबर 2 में ब्रांचेस एक्सप्लेन की थी, वहां पर भी जाके आप एक नजर पढ़ सकते हैं इन ब्रांचेस को हम किस तरह डील करते हैं। तो बहरहाल वो कहता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नेचर में होते हैं, कि वो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो क्या फर्क हुआ फिर बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तब हम इसको, मैंने 2 पॉइंट्स के अंदर इसको दिखा हुआ है, अब आप इसको समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी, इसमें हम पढ़ते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग सिंथेटिक एंड नेचुरल मॉलिक्यूल्स। सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स जो कि हम खुद बनाते हैं, खुद जनरेट करवाते हैं, और नेचुरल मॉलिक्यूल जो कि कुदरती होते हैं, जिनको नेचर खुद ही डेवलप करती है। तो आगे उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें आप सिंथेटिक और नेचुरल मॉलिक्यूल्स की, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक सिंथेटिक की कैटेगरी में आएगा, फ्यूल्स हो गया वो नेचुरल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। और जो मेडिसिन हो गई हैं, तो वो भी हम खुद जनरेट करते हैं, तो ये भी सिंथेटिक की कैटेगरी में काइंड ऑफ आ सकता है, इन बिटवीन आ सकता है सिंथेटिक और नेचुरल मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कुछ पढ़ते हैं। आगे आगे बायोकेमिस्ट्री फोकसेस ऑन केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिकल प्रोसेस जो जिंदा जानदारों में, इंसानों में, जानवरों में, प्लांट्स में, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं ना, उनको डील करता है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इंसान कोई खाना खाता है तो फिर हमारी बॉडी खुद भी ऑब्जॉर्व कर लेती है इसको, तो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ये केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, जिससे ह्यूमन बॉडी उसको ऑब्जॉर्व करती है, और ह्यूमन बॉडी अब्जॉर्ब करके हमारे खाने को, और डिफरेंट चीजें जो उसके अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोटीन अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स जो अवेलेबल है, उनको उसमें तोड़ देती है, हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करती है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का बेसिकली काम ये होता है। अच्छा आगे कहता है फिर इन शॉर्ट, अगर हम कंपेयर करें दोनों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करती है ऑल कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करती है और कार्बन कंपाउंड्स, व्हाइल बायोकेमिस्ट्री डील स्पेसिफिकली विद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड लाइफ प्रोसेस। तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो डील कर रही है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, और जिंदगी के जो लाइफ के प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको डील कर रही है। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हमने पढ़े हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ये सारे के सारे जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। लेकिन हम देखें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो सही, लेकिन ये सिर्फ डील कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो ये बायोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द रीजंस ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय द डायमंड। डायमंड जो है वो हीरा, वो चमक क्यों शो करता है। तो कहता है कैन यू इम्प्रूव इट, क्या आप ये बात को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो हम पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि अभी क्लास 9 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ा होता अब तक हमने। तो हम, मैं बिल्कुल इजी वर्डिंग में मैंने लिखा है, तो हम इसको इसी तरह समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी नंबर 1 हम जो देखेंगे पॉइंट्स का, ये है बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट एंटर्स अ डायमंड, जब कोई भी लाइट जो है ना वो स्ट्राइक करती है, हिट करती है डायमंड के ऊपर, इट स्लोज डाउन एंड बेंड बिकॉज डायमंड्स आर वेरी डेंस। तो वो लाइट हिट जब हिट करती है ना डायमंड के ऊपर, तो वो स्लो हो जाती है, क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत हार्ड है, ठीक है, डेंस है फिर हार्ड है। अच्छा जब वो हिट करेगी तो वो लाइट की इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए डायमंड के अंदर, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि डायमंड का स्ट्रक्चर हार्ड होता है। अच्छा अगला पॉइंट मुझे कहता है द लाइट बाउंसेस मेनी टाइम इनसाइड बिफोर कमिंग आउट। अब वो डायमंड के अंदर जब लाइट पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है, तो डायमंड का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ना वो लाइट ना इधर उधर ना घूमती फिरती रहती है, ठीक है। और डायमंड के हर हर कोने में, हर हर जो बॉन्ड उसके अंदर बना हुआ है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो उसका बना हुआ है, उसके अंदर स्ट्राइक करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना डायमंड के अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है, तो डायमंड हमें शाइनी शाइनी हमें अपीयरेंस दिखाता है अपनी। अच्छा जी एक तरीका ये है कि अगर हम उसकी कटिंग और पॉलिशिंग उसकी अच्छी कर दें, तो वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, लाइट उस पर हिट करेगी, पॉलिशिंग सरफेस अच्छी है उसकी, तो वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट लाइट करेगी। जब पॉलिशिंग वगैरह उसकी अच्छी है डायमंड की, तो वो रिफ्लेक्टेड भी अच्छी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि हमें ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। अब आप यही देख लें कि अगर आपके पास एक डल सरफेस है, एक डल मेटल है जिसके ऊपर पॉलिश नहीं हुई हुई, कटिंग नहीं प्रॉपर हुई हुई है, ठीक है, उसको
अच्छे से रगड़ के उसको ना प्रॉपर शाइनिंग सरफेस नहीं बनाई हुई, तो उस मेटल के ऊपर लाइट हिट करेगी तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको इस तरह की जो देखें मेटल जिसकी सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, वेल कटिंग उसकी हुई भी है, उसके ऊपर जब लाइट हिट करेगी तो वो चमकदार शो होगा। ठीक है, तो वही सारा फिनोमेना जो है ना, हम इसके केस में स्टडी कर सकते हैं डायमंड में, क्यों डायमंड हमें चमकदार नजर आता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड NaCl पानी के अंदर किस तरह डिसॉल्व होता है, इसका प्रोसेस समझना है। अच्छा, ये सारा कुछ आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटा सा आपको एक रिएक्शन समझाता हूँ। रिएक्शन से हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह समझ आएगा ये। हम देखते हैं ये NaCl, ठीक है। एक हमने NaCl ले लिया और एक हम यहाँ पर लेंगे वाटर। यहाँ वही बात कर रहे हैं कि NaCl किस तरह पानी के अंदर डिसॉल्व होगा। तो NaCl जब टूटता है ना, तो वो होता है Na पॉजिटिव चार्ज के अंदर, और Cl होता है नेगेटिव चार्ज के अंदर। यहाँ तक तो बात आपको सिंपल समझ आ गई होगी। अब H2O की बात करें तो एक हाइड्रोजन आइन, अगर H2O को हम आयनाइज करें, तोड़ें, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आइन अलग होगा और क्या होगा, OH नेगेटिव आइन अलग होगा। ठीक है, OH पे नेगेटिव आइन आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आइन चार्ज आता है, तो इसलिए अब ये इस तरह अलग होंगे। अब कहता है डिसोल्यूशन NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व कैसे होगा, ये बताओ। अब हम बताते हैं, बहुत सिंपल है। हमने पढ़ा है जनरल रूल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये जो NaCl का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा किससे, वाटर के OH नेगेटिवली चार्ज से। ठीक है, तो Na और OH आपस में मिलेंगे, और यहाँ पर जो NaCl का जो Cl नेगेटिवली चार्ज है, वो H2O के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन से जाके मिलेगा। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, तो फिर ये NaCl को वेल डिसॉल्व करवा लेंगे H2O के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि NaCl H2O में डिसॉल्व इस तरह होता है कि NaCl टूटता है Na और Cl में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और H2O टूटता है हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो जो NaCl का पॉजिटिवली Na है, वो जाके अट्रैक्ट होता है नेगेटिवली ऑफ वाटर के OH से, और जो NaCl का नेगेटिव Cl है, वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव वो वाटर H के साथ, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन होती है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपली मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन करें और याद कर लें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why no different compounds have different solubilities in water at a particular temperature? कहता है डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट तरह के, शुगर हो गई, NaCl हो गया, KNO3 हो गया, मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। कहता है कि वो उन सब का अलग अलग सोलबिलिटी क्यों है। ठीक है, कोई लोअर टेम्परेचर में डिजोल्व हो रहा है, किसी को हाई टेम्परेचर कर दें तो उस पर डिजोल्व हो रहा है, किसी पे हम डिजोल्व करवाने के लिए चम्मच ज्यादा हिला रहे हैं तो फिर डिजोल्व हो रहा है, किसी में हमें चम्मच लाने की जरूरत भी ना पड़े फिर भी वाटर में डिजोल्व हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हर कंपाउंड की डिफरेंट सोलबिलिटी क्यों है पानी के अंदर। अच्छा जी, उसके रीजन ना कुछ पढ़ लेते हैं हम। एक तो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। हर कंपाउंड की अपनी अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। जैसे कि हम बात करें NaCl नमक की, तो नमक के अंदर होता है आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग डिफरेंस आ गया। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर शुगर की बात करें, चीनी की, तो उसके अंदर होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग का डिसॉल्व होना वाटर के अंदर, ये एक डिफरेंट है। और शुगर का डिसॉल्व होना, जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होना, ये ए लिटिल बिट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों की सोलबिलिटी सेम नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि NaCl है, ठीक है, डेट डिसॉल्व इजली, वो आसानी से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अदर जो कंपाउंड होते हैं जैसे कि शुगर, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वो लेस डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन उनको टाइम लगता है डिसॉल्व होने में। तो NaCl का डिसॉल्व किस तरह होता है वो तो अपने ऊपर देख लिया था। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो कोवलेंट कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज आयन नहीं होते, तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है इनको डिसॉल्व कराना पानी में। आगे चलते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर, कि पानी किसको किस तरह अट्रैक्ट करता है। सम कंपाउंड्स मिक्स वेल विद वाटर, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो पानी में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके पार्टिकल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल को अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, व्हाइल अदर डू नॉट। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो आप एक जनरल रूल देख लेते हैं हम कि आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे ना, जो कि आयनिक बॉन्डिंग से बने होंगे, तो वो अच्छे डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर, और जो कोवलेंट कंपाउंड से बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे डिसॉल्व होने में। ठीक है, अब चलते हैं साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल साइज पर ही मैटर करता है। अब आप देखिए कि स्मॉलर पार्टिकल्स डिसॉल्व फास्टर एंड मोर इजीली देन लार्जर वन। जो पार्टिकल का साइज स्मॉलर होगा वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, एज कम्पेयर टू पार्टिकल का साइज इनका ज्यादा होगा, वो देर से डिसॉल्व होंगे। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। मैंने बहुत इजी एंड सिंपल वर्डिंग में लिखने की कोशिश की है और मैंने समझा भी दिया है, तो अब आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी है ये, तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। Why NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3? NaCl क्रिस्टल्स क्यों नहीं बनाता पानी में जैसे कि KNO3 बना देता है। अच्छा, ये क्रिस्टल्स क्या है, थोड़ा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा है कि क्रिस्टल को हम किस तरह समझ सकते हैं। अब वो पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस लाइक NaCl और पोटेशियम नाइट्रेट, के KNO3 को हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते होते हैं,
कहता है कि जैसे कि सब्सटेंस सॉल्ट है, NaCl और पोटेशियम नाइट्रेट है, फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन लाइक वाटर। जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं ना, तो फिर डिसॉल्व होने के बाद जब हम पानी को इवेपोरेट करवा दें तो वो अपने क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, NaCl अच्छे क्रिस्टल्स नहीं बनाता KNO3 की तरह, इसकी वजह भी पढ़ेंगे भी हम आगे। थोड़ा क्रिस्टलाइजेशन को थोड़ा समझ लेते हैं ना पहले। व्हेन यू डिसॉल्व सॉल्ट और पोटेशियम नाइट्रेट, कहते हैं कि पानी में अगर हम नमक या फिर पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व कराने की कोशिश करें या डिसॉल्व कराएं, द पार्टिकल स्प्रेड आउट एंड मिक्स वेल। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो NaCl और KNO3 के हैं ना, वो अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, आइंस में टूट जाएंगे, और फिर वो वाटर के अंदर मिक्स अप होना शुरू हो जाएंगे एज द वाटर इवेपोरेट्स और कूल्स। अच्छा, जब पानी को हम इवेपोरेट करवाएं या फिर उसको ठंडा कराएं, इवेपोरेट यानी कि एक हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, हाई टेम्परेचर पे लेके जाने के बाद आप उसको फिर ठंडा करवा लें। ठीक है, 100 सेंटीग्रेड पे ले जाएं ताकि इवेपोरेशन पॉइंट तक वो पहुंच जाए, कि पानी कन्वर्ट होना शुरू हो जाए इनटू गैसियस फेज, और फिर उसको हम ठंडा करवाने की कोशिश करते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जैसे कि NaCl और KNO3, ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे दोबारा, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो रहा है, तो इवेपोरेट हो रहा है पानी, तो ये क्रिस्टल सिर्फ रह गए हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि इनका जो इवेपोरेशन का जो इनका पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत हाई होता है वाटर की निस्बत। तो ये तो इवेपोरेट नहीं होगा पानी के साथ, सिर्फ ये क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो कहते हैं क्रिस्टल्स आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, और फिर एक सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं ऑफ फॉर्मिंग दीज सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से जब एक सॉलिड फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे कि NaCl KNO3 जब वो बनते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो फुली क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि NaCl अच्छा क्रिस्टल्स नहीं बना रहा जैसे कि KNO3 बनाता है पानी से। तो उसकी वजूहत लिखते हैं अगले 2 पॉइंट्स में। When why NaCl can't be crystallized from water like KNO3? अच्छा, इसकी वजह क्या है? NaCl is highly soluble। NaCl ज्यादा अच्छा डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर, पानी के अंदर। इट डिसॉल्व इजीली इन वाटर। ठीक है, अभी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस तरह डिसॉल्व होता है, Na और Cl आयंस आपस में टूटते हैं फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, मेकिंग इट हार्ड टू क्रिस्टलाइज। तो इसका क्रिस्टलाइज होना मुश्किल होता है क्योंकि पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो चुका होता है। पर दोबारा इसका पानी को इवेपोरेट जब कर रहे हैं तो उसके बाद फिर दोबारा इन NaCl का आपस में जुड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। KNO3 इज लेस सोल्यूबल। KNO3 अच्छे से डिसॉल्व हुआ ही नहीं होता पानी के अंदर। इट डजंट डिसॉल्व एज इजीली अलाउइंग इट टू क्रिस्टलाइज मोर इजीली फ्रॉम वाटर। तो अच्छे से जब ये डिसॉल्व नहीं होगा तो उसके बाद इसको इनके आपस में KNO3 के जो आयंस हैं इनको आपस में जुड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये आसानी से जुड़ जाएंगे और फिर क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर बना लेंगे अपने। NaCl needs more water to be removed from before crystallization। तो NaCl को ना ज्यादा पानी चाहिए क्रिस्टलाइजेशन के लिए, whereas KNO3 कैन क्रिस्टलाइज विद लेस वाटर रिमूवल। तो KNO3 में अगर हम थोड़ा सा पानी भी रिमूव कर देंगे ना, तो वो उसकी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई मसला होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। आखिरी ये हमारा क्वेश्चन रहता है, तो उसको पढ़ते हैं हम। व्हाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ मैं लेक्चर्स के दौरान भी, और जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है उसके दौरान भी। ग्रेफाइट को हमने कंपेयर किया था ग्रेफिन के साथ। तो बहरहाल अब हम जो उन्होंने बात की सिर्फ उसकी तरफ देखेंगे। ग्रेफाइट ग्रेफिन क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एलोट्रॉप्स वाला जो लेक्चर है मेरा उसको जाके सुने। कहते हैं स्लिपरी टू टच है, जिस तरह साबुन नहीं होता स्लिपरी, हाथ में लगे तो फिसल जाता है, इस तरह की फील देता है ये। तो कहता है कि जी विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल्स इट टू बी यूज एज लुब्रिकेंट। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको हम लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लुब्रिकेंट क्या है, जिस तरह आपने देखा होगा ग्रीस होती है, किसी सरफेस को स्लिपरी बना देती है। अगर हम स्टील के ऊपर अप्लाई करेंगे ग्रीस को तो वो स्टील सरफेस को स्लिपरी बना देगी। लुब्रिकेंट का एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि हम गाड़ियों में मोटरसाइकिल के अंदर इंजन ऑयल डलवाते हैं, तो वो भी एज ए लुब्रिकेंट काम करता है जो कि इंजन को स्मूथ रखने में मदद फराम करता है। तो लुब्रिकेंट का आपको बात तो लगी। अब हम आते हैं ग्रेफाइट की तरफ कि ग्रेफाइट की ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की जो कि इसको लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करने में मदद फराहम करता है। तो ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच बिकॉज इट्स कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। तो ग्रेफाइट जब मैंने समझाया था, बताया था कि ग्रेफाइट के जो कार्बन एटम्स है ना, वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक लेयर बन गई, उसके साथ जो है ना अ, एक लेयर बन गई, इसके साथ एक और लेयर बन गई, इसके साथ एक और लेयर बन गई। ठीक है, लेयर टू लेयर अरेंज होते हैं, और इनके दरमियान में होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिन्होंने जिस फोर्स ने इनको आपस में जोड़े रखा है। कहते दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इजिली। तो ये लेयर्स टू लेयर्स आपस में स्लाइड होना इनके लिए आसान है। प्रॉपर्टी डेट मेक ग्रेफाइट एज अ गुड लुब्रिकेंट। अच्छा, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि लुब्रिकेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करवाती है, वो है ग्रेफाइट एज अ वीक फोर्सेज वंडरवॉल फोर्सेज, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जिनका मैंने नाम लिया था। तो वो इनके दरमियान जो लेयर्स टू लेयर्स इनके दरमियान में जो होती है, इन्होंने इसको आपस में जोड़े रखते हैं। तो वो कहता है कि वीक वंडरबल फोर्सेस हैं, अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली, जिससे वो फ्रीली मूव करा सकते हैं। दिस स्लिपरीनेस हेल्प रिड्यूस फ्रिक्शन, मेकिंग ग्रेफाइट एंड इफेक्टिव ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स एंड लॉक्स।
तो ये इसकी प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की, जो कि इसको ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे मशीन्स में और तालों में इस्तेमाल करने के लिए मदद फराम करता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और कोई अगर क्वेश्चन है तो आपने ना मुझे इसके बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं, खत्म करते हैं इस लेक्चर को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।